खाका निगारी यानी किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कुशी की खाका निगारी है। तहरीरी तस्वीर कुशी कहते हैं तस्वीर खींचना, फोटो लेना या पिक्चर लेना, उसी को तस्वीर कुशी कहते हैं। मिर्जा फखरुद्दौला बेग के जद्दे अमजद यानी जद्दे अमजद बोलते हैं दादा, परदादा, लकरदादा या उसके आगे के भी जो दादा होते हैं उनके बाद के, उन तमाम दादा को जद्दे अमजद में शामिल किया जाता है। नाज़रीन इकराम सलाम मसनून, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरानी क्लासेस में हम इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि खाका निगारी किसे कहते हैं। खाका लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तारीख़ पैदाइश, उनके वालिद का नाम, उनकी वालिदा का नाम, उनकी कैसे परवरिश हुई, कहाँ वो तालीम हासिल किए और उन्होंने क्या क्या तहरीरें कलम की। अब आइए हम जानेंगे जो उन्होंने खाका लिखा, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये हम लाइन ब लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर इसकी कोशिश करेंगे डिस्क्राइब करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं और लाइन ब लाइन इस पूरे कहानी को हम पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत पुरलुत्फ कहानी है, बड़ा मज़ा आएगा। नज़ीर अहमद की कहानी, ये कौन लिखे हैं और ये क्या है? तो ये खाका है और लिखने वाले का नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब हैं। लिखते हैं कि मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते पूछाते 1:30 में 5 मिनट थे, यानी 1:25 पर मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके। दरवाजे की एक चौकी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए। सामने ही कमरा था, बीच हमारी रस्सी हाथ में लिए औंग रही थी। बीच हमारी एक औरत का नाम इसमें बताया गया है और वो औरत हाथ में रस्सा लिए हुए वहाँ पर बैठ करके औंग रही थी, उसे नींद आ रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आध झटका दे देती थी। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसलिए दिखाई न देते थे। अब ये ख्याल हुआ कि ये मौलवी साहब ही का मकान है या किसी दूसरे का। अंदर जनाना तो नहीं, जनाना कहते औरत को। तो वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि जब हम मौलवी साहब के दरवाजे पर पहुँचे तो चौकी पर हम लोग बैठ गए और एक औरत थी जिसका नाम था बीच हमारी, वो बैठकर हाथ में रस्सा ली हुई थी और कभी कभी हिलाया करती थी और अंदर मौलवी साहब के कमरे का दरवाज़ा बंद था। तो शक हुआ कि हो सकता है ये उन्हीं का घर है या किसी और दूसरे का घर हो और यहाँ औरतें रहती हों। इस तरीके से गर्ज इसी शशोपंज में थे, इसी शशोपंज का मतलब 6-5 में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजा दिए। यानी जो घड़ी की जो सुई थी वो जब 1:30 पर गई तो घंटी की आवाज़ आई जो घड़ी में होती है। कहते हैं कि हम दोनों उठे और दबे पांव चोरों की तरह अंदर दाखिल हुए। कहाँ? कमरा में। और घर में सन्नाटा था। घर में क्या था? सन्नाटा था। बीच हमारी ने सर भी उठा करके न देखा कि कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ था, उसमें गर्दन डालकर झांका। यानी कि जब हम लोग दरवाजे से झांकते हैं तो कैसे झांकते हैं? हल्का सा गर्दन अंदर किया और देखे झांक करके और उसके बाद फिर बैक हो गए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि गर्दन डालकर झांका। चूंकि रोशनी से अंधेरे में आए थे, यानी कि आप भी देखे होंगे कि जब कभी धूप होती है और धूप से जब हम लोग चल करके आते हैं तो यहाँ तो रोशनी रहती है मगर फिर भी आंखों पर लगता है जैसे पूरा अंधेरा छा गया, पूरे एकदम अंधेरा अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि रोशनी तो थी लेकिन हम अंधेरे रोशनी से आए थे इसलिए हमें कुछ दिखाई न दिया। अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन है? उस आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए मगर बीच हमारी जो औरत बैठी हुई थी वो उछल पड़ी और बेख्तियार उनके मुंह से गुंबद की आवाज़ की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा, मैं और मियाँ दानी, मैं और मियाँ दानी। मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा अंदर आ जाओ। मौलवी साहब फौरन पलंग पर उठ बैठे और तहबंद, ये तहमद नहीं है, तहबंद, तहबंद बोलते हैं लुंगी को। किसको बोलते हैं? लुंगी को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो?
क्या पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश कर दी, दे दी, और थोड़ी देर तक उलट पुलट कर वो देखते रहे। उसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना, एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। उन्होंने कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। मतलब दो आदमी थे, मिर्जा फखरुद्दीन बोल रहे हैं कि मैं और मियाँ दानी, दो आदमी दो किताब लेकर के गए। अब मौलवी साहब ने कहा कि मेरे लिए भी एक किताब लेते आना, तो हमने एक किताब बढ़ा दिया, कहा कि लीजिए, और एक किताब से हम दोनों पढ़ने लगे। कहते हैं कि कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया उसका मैं आइंदा जिक्र करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब पढ़कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं था। खुशी खुशी घर आए और कहा कि चलो अल्लाह दे और बंदा ले, अल्लाह दे और बंदा ले। हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब के तारीफों के पुल बांध दिए, बहुत तारीफ किए कॉलेज में। जो जो लोग मिले सबको हमने अपने मौलवी साहब की तारीफ किया, यहाँ तक कि ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। यानी कि ये जो वाक़या है, ये किस कॉलेज की का वाक़या है? तो ये वाक़या हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज का वाक़या है। यहाँ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब पढ़ते थे और वहीं की ये कहानी है। कहते हैं कि वहाँ के एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी हुई। यानी कि एक हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाला एक हम लोगों का साथी था, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन कहते हैं कि हम लोगों का एक साथी था जिसका नाम था मिस्टर रज़ा। ये मिस्टर रज़ा को जब हमने अपने मौलवी साहब की तारीफ़ बताई और उनके बारे में जब खूबियाँ बताई, तो उनको भी दिल में शौक़ हुआ और वो आए और हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे। हमने कहा चलो, और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है, दो को ना पढ़ाएं, तीन को पढ़ाया। मतलब जब दो आदमी को पढ़ा ही रहे हैं तो तीन को, एक और को पढ़ा लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो साथ में। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। किसने कहा? मिस्टर रज़ा ने कहा कि नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लेना। हमने कहा कि यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा ज़िम्मा। वो राज़ी न हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। यानी कि मिस्टर रज़ा ने कहा कि नहीं, पहले पूछ लेना, उसके बाद ही हम जाएंगे। इस अरसा में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का, किसका? मिस्टर रज़ा का जिक्र किया। किसके सामने? मौलवी साहब के सामने। जब दूसरे दिन पढ़ने के लिए गए मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन और मियाँ दानी, तो मिस्टर रज़ा के बारे में कहा कि मिस्टर रज़ा भी एक हमारे साथी हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि वो ज़रा शर्मीले हैं, बग़ैर इजाज़त आना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा। मौलवी साहब ने कहा कि अगर तालिब इल्म शर्मीला होगा तो डूब जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। खैर, कल ज़रूर साथ लेते आना, ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी साहब की इजाज़त नामा पहुँचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुँच जाना, वरना अंदर नहीं घुस पाओगे। यानी मौलवी साहब के कमरे में दाखिल नहीं हो पाओगे। दूसरे दिन जो हम पहुँचे तो पहले ही से दरवाजे पर बैठा हुआ था, ढाई दिए हुआ था, मतलब बैठा हुआ था। ढाई का मतलब था जम करके बैठना। यानी कि मिस्टर रज़ा पहले से ही बैठे हुए थे मौलवी साहब के दरवाजे पर। कहते हैं कि ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब जो है सो हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा, लाओ किताब लाओ। हमने किताब ताक पर से उतारी और उनके हाथ में दे दिया और वह किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा, अच्छा ये है मियाँ रज़ा। बेचारे रज़ा ने गर्दन झुकाकर कहा, जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा भाई शुरू करो। क्या कहा? अच्छा भाई शुरू करो। हमारे पढ़ने का ये तरीक़ा था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था और दूसरे रोज़ मियाँ दानी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह कहते हैं कि हम लोग जो मौलवी साहब के यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने का ये तरीक़ा था कि पहले एक दिन मैं पढ़ता था तो एक दिन मियाँ दानी पढ़ते थे। इस तरीके से हमारी डेली की पढ़ाई चल रही थी। अब उसको हमारी शरारत कहें या महज इत्तेफाक, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बोलते हैं कि हमारी शरारत कहें या महज इत्तेफाक, हम दोनों चुपके चुपके बैठे रहे
اور جب اسی خاموشی نے طول کھینچا، طول کہتے ہیں لمبا، یعنی کہ اب ہم بھی نہیں پڑھے اور میاں دانی بھی نہیں پڑھے، اب جب ہم دونوں آدمی نہیں پڑھے تو سناٹا چھا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا پڑھو، اور ہم لوگ پڑھے ہی نہیں۔ تھوڑا جب دیر گزرا تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھنیاں بھر کر آئے ہو، یعنی کہ منہ میں وہ کنکر بھر آئے ہو، یا کسی طریقے سے ایک طرح کا محاورہ ہے وہ ڈال کر کے آئے ہو۔ تب مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا یعنی پیج نمبر پوچھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ یعنی اعراب بولتے ہیں زبر کو، زیر کو، پیش کو، یہ سب اعراب ہے، یہ سب حرکت ہے، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اعراب کی غلطیاں، مرزا فرحت اللہ کہتے ہیں کہ مسٹر رضا جب پڑھے تو اعراب کی غلطیاں یعنی زبر زیر پیش کی غلطیاں ہم سے تو کم کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ زبر زیر کی غلطیاں کیسے ہوں گی، اردو میں تو زبر زیر کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جس کتاب کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب ایک عربی کتاب ہے، اور عربی کتاب میں زبر زیر نہیں ہوتا ہے، اور ہماری وہ زبان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مادری ہماری زبان ہے وہ ہے اردو۔ کیا زبان ہے؟ اردو۔ اب ہم اردو پڑھتے ہیں تو بآسانی پڑھ لیتے ہیں بنا زبر زیر کے، مگر بنا زبر زیر لگا ہوا کوئی عربی ہمیں دے دے پڑھنے کے لیے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پیش پڑھیں، کہاں زبر پڑھیں، کہاں زیر پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دیوان متنبی، ایک شعر کی کتاب ہے دیوان متنبی۔ وہی دیوان متنبی مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی پڑھتے تھے مولوی نذیر احمد صاحب کے یہاں جا کر کے۔ اب مسٹر رضا تو نئے نئے گئے تھے، اب جب نئے نئے گئے مسٹر رضا تو وہاں جا کر کے پہلے ہی دن ان کے پڑھنے کا اتفاق ہو گیا۔ اب جب پہلے دن ان کے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اب وہ اعراب کی غلطیاں یعنی زبر زیر پیش کی غلطیاں ان سے تو کم ہوئی، مگر جو نظم کو پڑھنے کا جو انداز ہے، نظم کے پڑھنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے ہٹ کر کے نثر کی طرح مسٹر رضا پڑھنے لگے، یعنی کہ نثریہ انداز میں۔ جیسے ہم ابھی آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ نثر کا انداز ہے، یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسا انداز ہے، نثر کا انداز ہے۔ ایسے ہی جب ہم بولیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، تو یہ کیسا ہو گیا؟ یہ نظم ہے، اور یہ نظمیہ انداز ہے۔ کیسا انداز ہو گیا؟ نظمیہ انداز۔ باقی جو باتیں ہم بول رہے ہیں یہ سب نثریہ انداز ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، تو مسٹر رضا جو ہے وہ جب عربی کے لائن کو پڑھے، عربی لفظ کو پڑھے تو ان سے اعراب کی غلطیاں تو کم ہوئی، مگر نظم کو کیا کر دیا انہوں نے؟ میاں دانی سے بھی زیادہ نثر بنا دیا۔ ایک آدھ شعر تو تک مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجیب نمونے کے شاگرد ملے ہیں میاں رضا، اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں۔ اگر مولوی صاحب نے کہا مسٹر رضا کو کہ اگر ہم تمہیں ایک نیک مشورہ صلاح دیں تو مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کے بسر و چشم مولوی صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہیے۔ تو مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا، یعنی تم جو وعدہ کر رہے ہو تو میں جو بولوں گا تو اس بات پر عمل کرنا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل تم سے میرے یہاں نہیں پڑھنے آنا۔ یعنی کہ مولوی صاحب نے مذاقیہ انداز میں، بڑے آسان انداز میں تو کہہ دیا مسٹر رضا کو کہ آپ میرے یہاں نہیں پڑھنے آیا، لیکن وہ یہ سن کر بیچارے کچھ پزمردہ غصے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا، میں نہیں کہتا کہ میرے یہاں آنا ہی چھوڑ دو، بلکہ میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے یہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ کالی جان ایک اور ٹیچر ہیں، ان کے بارے میں وہ مولوی صاحب نے مشورہ دیا، صلاح دیا کہ تم پہلے وہاں جا کر کے پڑھ لو، اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا۔ یعنی نظم کو کیسے پڑھتے ہیں، نظم کو کیسے پڑھتے ہیں، یہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، یعنی مولوی نذیر احمد صاحب نے کہا بھائی مجھ سے تو شیروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا، یعنی تم جس انداز میں پڑھ رہے ہو لگتا ہی نہیں ہے کہ تم شعر پڑھ رہے ہو،
यानी इतना बेरहमी से शेर को कत्ल कर देना ये मुझे गवारा नहीं हो रहा है। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों के गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशआर मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल कर देंगे। यानी कि मौलवी नज़ीर अहमद साहब ने मिस्टर रज़ा को बहुत अच्छी तरह धो दिया, है ना, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी। अब बेचारे रज़ा जो थे वो रज़ा के सरों पर घरों पानी पड़ गए। घरों पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा कर देना, बेचारा शर्मिंदा हो गया। इस तरीके से खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, बहुत मजाक उड़ाया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह कहते हैं कि मिस्टर रज़ा का हमने बहुत मजाक उड़ाया। नहीं, दूसरे रोज़ से वो ऐसे गायब हो गए कि फिर शक्ल ही नहीं दिखाई दिया। मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो सुन चुके कि बेचारे किस तरीके से हयादार वाले थे। शर्मिंदा हुए और उसके बाद जब शर्मिंदा होकर के निकले तो फिर कभी चेहरा नहीं दिखाई दिया। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। क्या हुआ? कहते हैं कि मेरी सरफ़ो नहो मेरी सरफ़ो नहो बहुत कमज़ोर थी, और कमज़ोर क्यों ना होती, शुरू ही किए हुए कई दिन हुए थे। यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब पहले अरबी नहीं पढ़ते थे, अरबी पढ़ना वो नए नए ही शुरू किए थे। तो जाहिर सी बात है उनके सर्फ और उनके नहव, यानी हमने आपको नाज़रीन किराम ग्रामर वाले पोर्शन में हमने बताया था कि उर्दू कवायद के एक इल्म हिज्जा है, एक इल्म सर्फ है, एक इल्म नहव है। तो सर्फ और नहव ये अरबी में भी शामिल है। तो अरबी में सर्फ और नहव की इतनी अहमियत है कि अगर कोई सर्फ और नहव ना पढ़े तो समझ लीजिए कि उसे अरबी पढ़ने आएगा ही नहीं, उसे अरबी पढ़ने नहीं आ सकता है। तो वही वो कहते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह कि सर्फ और नहव हमारी कमज़ोर थी, हम तो अरबी पढ़ने में बहुत सारी गलतियां करने लगे। तो कहते हैं कि एराब में, एराब मतलब ज़बर ज़ेर पेश, एराब में हमेशा गलती करता था। नस्र को तो संभाल लेता था मगर नज़्म में दिक्कत होती थी। मतलब नस्र पढ़ने में जो ज़बर ज़ेर पेश की जो गलतियां होनी थी उसमें कुछ कम गलतियां होती थी, मगर जब मैं नज़्म पढ़ता था तो उसमें ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। शेर खुद भी कहता था दूसरे के हज़ारों शेर याद थे, इसलिए शेर को तख्ती से गिरने न देता था। ये तख्ती क्या चीज़ है, तो इसके लिए आप इल्म उरूज़ पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा ये तख्ती क्या है। यानी कि एक बहर है, जो जिस बहर के वज़न पर कुछ अशआर रखे जाते हैं और लफ्ज़ों को रख करके एक शेर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं तख्ती। तो कहते हैं तख्ती का मतलब यूँ यहाँ इतना समझा जाए कि जो शेर का जो वज़न है, यानी पहले मिसरा में जितना वज़न होना चाहिए दूसरे मिसरे में भी उतना वज़न होना चाहिए। तो दोनों का वज़न जब बराबर होगा तब एक शेर अच्छा अंदाज में तैयार होगा। तो ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं जो शेर पढ़ता था लिखा हुआ दीवान मुतनबी में, उसको जो उसके वज़न है, जो उसकी तख्ती है, मैं उसको सलामत रखता था बल्कि गिरने न देता। क्यों? इसलिए कि मुझे हज़ारों अशार याद थे और मैं भी कुछ न कुछ शेर कहता था, इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा था कि इसके वज़न ना गिरने देना है। मियाँ दानी की हालत, अब कहते हैं कि मियाँ दानी, तो मियाँ दानी की हालत क्या थी, तो देखिए कहते हैं इसकी बरअक्स थी, यानी मेरे बरअक्स थी। क्या की बरअक्स थी? तो कहते हैं कि वो इराब की गलती नहीं करता, मुझसे इराब की गलतियां हो जाती थी मगर वो गलती नहीं करता था, मगर शेर को नस्र कर देता था। यानी कि शेर को जो नज़्म है, जो अशआर है, उसको अशआरिया अंदाज में, उसको शेर वाले अंदाज, उसको नज़्म वाले अंदाज में पढ़ना होता है। तो मियाँ दानी ऐसा नहीं करते थे बल्कि उस नज़्म को नस्र बना देते। जैसे मिस्टर रज़ा की गलती होती थी वैसे ही मियाँ दानी की गलती होती थी और वो नज़्म को नस्र बना देते थे। और कहते थे तो क्या झटके पड़ जाते थे, मौलवी साहब दोनों के पढ़ने से बहुत जिज बिज हो गए। जिज बिज का मतलब बहुत परेशान हो गए, जिज बिज का मतलब बहुत परेशान हो गए। अब कहते हैं एक दिन क्या हुआ, एक दिन यह हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मेरे पढ़ने की बारी थी, मैंने एक शेर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ का एराब कहाँ लगा दिया, यहाँ का ज़बर वहाँ लगा दिया, वहाँ का ज़ेर यहाँ लगा दिया, वहाँ का पेश वहाँ लगा दिया। इस तरीके से एराब की बहुत सारी गलतियाँ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मुझसे हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि हैं क्या पढ़ा? मैं समझा कि एराब में गलतियाँ थी, कहीं गलती ज़रूर हुई है, तो तमाम एराब को मैंने बदल दिया।
اور شعر کو موضوع کر دیا، یعنی گھما پھرا کر کے انہوں نے شعر کو موضوع کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے کہا ہوں، ہم نے پھر اعراب کو بدل دیا، یعنی جس طریقے سے مولوی صاحب کے اشارہ آتے گئے ہم اپنے اندر تبدیلیاں کرتے چلے گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بھی چوتھے آسمان پانچویں آسمان پہ چڑھ گیا اور کہا کہ میاں دانی تم پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، یعنی میاں دانی جب پڑھے تو شعر کو سیدھے نظم کو نثر بنا دیا، یعنی کہ اس کا گلا گھونٹ دیا اور نظم بنا دیا، شعر کو شعر ہی نہیں رہنے دیا میاں دانی صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ یا خاصے بھلے چنگے شعر کو کیا کر دیا، نثر۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا، 110 ڈگری ان کو بخار ہو گیا۔ کہا کتاب کو اٹھایا اور جو اٹھا کر کے پھینکی تو کمرہ سے باہر جا کر کے گزر گیا، دالان کہتے ہیں برآمدہ کو، دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچ گئی اور نہایت ہی غصیلے انداز میں کہا نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہیں پڑھانے کے لائق ہوں۔ میاں دانی نے میری طرف دیکھا، مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میاں دانی نے جب اپنے مولوی صاحب کی اس انداز کو دیکھا تو اس نے میرے طرف دیکھا اور میں نے میاں دانی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو، میں نے کہا آنکھوں ہی آنکھوں میں نے بھی جواب دیا، کیا کہا، ہرگز نہیں، نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبا دیا، مطلب ان کا جو پاؤں تھا وہ دبا دیا، کہا بیٹھو، ابھی بیٹھو۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح ایک دم بفر رہے تھے، غصہ سے ایک دم ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ نہیں تم کو پڑھاؤں گا، جاؤ ہٹو، تم لوگ نکلو باہر جاؤ۔ اس طریقے سے مولوی صاحب اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب، کس نے کہا، مرزا فرحت اللہ صاحب نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہیں نکالے گا ہم لوگ اس وقت تک نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو ابھی جائیں گے پھر آ جائیں گے، آپ پھر دھکا دیجیے گا پھر آ جائیں گے، پھر جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ اس طریقے سے مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہو گئے، کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ بیٹھے رہو، نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ آپ نہیں پڑھائیے گا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم بنا پڑھے جاوے نہیں کریں گے، بنا پڑھے ہم نہیں جائیں گے۔ کہنے لگے بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب تم جاؤ، چلے جاؤ بھائی، جاؤ نکل جاؤ۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی غصہ میں، تو میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے، یعنی کہ گیا تو گیا۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا دیا، بیٹھو، بٹھا دیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہیں اور میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج ہی پڑھیں گے، پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اسی وقت پڑھیں گے۔ پڑھانا ہے تو پڑھائیے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہم یہاں سے نہیں جانا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ آخرکار ہم جیت گئے، مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں آخرکار ہم جیت گئے اور مولوی صاحب ہمارے ہار گئے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد سے، بھائی کہ یہ تمہارے جیسے شاگرد کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے تم استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو، دیکھو کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ میں جا کر صحن سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے رہ گئے۔ اگر اس دن تم چلے جاتے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا، خدا ایسا شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں یہ شوق ہے، یہ بے حیائی نہیں میاں یہ شوق ہے، جس کو چسکا ہوتا ہے وہی بری بھلی سبھی کچھ سن کر کے بھی برداشت کر کے بھی اور علم حاصل کر لیتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ میرے ناظرین آپ نے دیکھا
مرزا फरहतुल्लाह बेग साहब ने किस तरीके से मौलवी नज़ीर अहमद को अपनी किताब पढ़ाने पर मजबूर कर दिया, और मजबूर करके उन्होंने वो किताबें पढ़ी, और आज उनके ही शागिर्दी का ये नतीजा है कि अब मिर्ज़ा फरहतुल्लाह आज इतने बड़े खाका निगार है कि अगर खाका निगार की फहरिस्त को उठा करके देखा जाए तो उसमें सर फहरिस्त सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। इनका नाम है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। तो मैं नाजरीन आपसे भी यही कहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी अगर इल्म हासिल कर रहे हैं तो अपने उस्ताद की कदर करें और अपने अंदर पढ़ने का शौक़ और जज्बा पैदा करें। अगर आप शौक़ और जज्बा पैदा करेंगे तो यकीन जानिए कि आप भी एक कामयाब शख्स बनेंगे। और अगर आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, लाख आपको बताया जाएगा, कहा जाएगा, मगर फिर भी आप उस मैदान में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये नाज़रीन इकराम डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के खाका लिखे हुए हैं। इसको आप पढ़ें और याद करें, और इनसे जो जुड़े हुए सवालात हों ये भी आप देखें। इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा आपको, इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और इस किताब में कुछ लफ्ज़ भी दिए गए हैं, जैसे शशो पंज है, गुंबद की आवाज़ है, ढाई देना, मुंह में घिनघिनियाँ भरना, ये सब हैं। ये सब जो है अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। इसमें सवाल जवाब भी है, सवाल जवाब भी आप देखेंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी ये कोशिश होगी कि इस लेसन से, यानी कि ये जो सबक हमने पढ़ाया, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आइंदा इंशाअल्लाह इस आने वाले वीडियो में हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और फिर आप भी अपने कॉपी कलम किताब को लेकर के बैठेंगे और देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हो रहा है, ताकि एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अच्छी तरह से आप बनाएं और अच्छे नंबरात लाएं। ये हमारी कोशिश होगी। तो फिर चलते चलते अपने दोस्त बदर आलम शमसी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि हमारे नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगता है, क्या कमियां हैं, या किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, आप कमेंट ज़रूर करें। तो फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।